हाय स्टूडेंट। मेरा नाम सर्वेश है। आज हम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का एक जावा प्रोग्राम देखेंगे जो चैप्टर 9 से लिया गया है। चैप्टर का नाम कंडीशनल कंस्ट्रक्टर इन जावा है। तो इसका बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। इसमें इफ का यूज बताया गया है और ये आपके बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है इफ का। तो मैंने सोचा आज इसको, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं क्या है, कैसे वर्क करता है। देखिए, अगर आपने इस चैप्टर तक पहुंच गए हैं तो आपको ये पता होगा कि कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होंगी, जैसे कि इंपोर्ट util डॉट स्कैनर डॉट जावा ये क्यों लिखते हैं। इसका बेसिक सा मतलब ये होता है लिखने का, एक इसमें पैकेज का कॉन्सेप्ट होता है जावा में। तो एक पैकेज स्कैनर क्लास होती है। पैकेज और क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक क्लास है स्कैनर, उसको इंपोर्ट करने के लिए इस लाइन का यूज करते हैं। अगर आप जावा में काफ़ी कुछ जानते हो तो मतलब अभी आप तक आप कुछ पढ़े हो तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं इसको प्रयास करूंगा फिर से आपको एक बार शुरू से बताने की। लेकिन अभी आपके क्लास में जो चल रहा है टॉपिक, उसको हम थोड़ा सा उस चैप्टर को साथ साथ पैरेलल में ले जाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा हम आपका स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स वीडियो प्रयास करेंगे अपलोड करने के। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे बड़ी चीज़ ब्लूजे को स्टार्ट करना होता है। ब्लूजे को स्टार्ट करने में सबको तो पता है, ब्लूजे को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल तो सब कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कुछ लोग को। तो उसके लिए हम एक बेसिक ट्यूटोरियल बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि प्रोग्राम कभी कभी हम लोग बनाते हैं लेकिन रन नहीं हो पाता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग को जो फाइल का नाम सेट करें वही हमारी मेन क्लास यानी पब्लिक क्लास का नाम भी होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इफ स्टेटमेंट डेमो, और मेरे फाइल का नाम भी है इफ स्टेटमेंट इन डेमो डॉट जावा करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सेट करना। ये एकदम हूबहू एकदम मिल मैच करना चाहिए। जैसे इसका स्मॉल कैपिटल सारे वर्ड लेटर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में, सेम वही सारे यहाँ पे सेम वैसे होना चाहिए नाम क्लास का। और ये पब्लिक क्लास होती है। तो ये मैंने पब्लिक क्लास उसी नाम का बना दिया एक। उसके बाद मेरा मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे हुआ ये है कि ये लाइन पता ही है, मेन प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है प्री डिफाइंड। इसको ऐसे ही लिखना होता है। इसको भी हम पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताएंगे, लेकिन अभी शुरुआती लेवल पे ये बताना बहुत जरूरी नहीं है कि कैसे क्या हुआ। बस ये समझ लीजिए आप कि इसको एक प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं इतनी सारी चीजें लिखी जाए, लेकिन एक तरीका होता है लिखने का, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना सही है। मेन प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का फ्लो यहीं से स्टार्ट हो जाता है मेन प्रोग्राम से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने पहली लाइन ये कोड की हुई है। मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से लेके और इसकी कोड यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से लेके कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके सारे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक के सारे कोड। क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड हो रही है। तो इतना जो हमारा कोड है वो सारा मेन प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। अब जैसे जैसे हम और प्रोग्राम बताएंगे आपको तो बताते चलेंगे कि इसमें क्या कैसे क्या होता है। अभी एक प्रोग्राम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसमें पहले क्या हुआ है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोड को थोड़ा सा देखते हैं क्या कैसे किया गया है। तो पहली लाइन है हमारा ये, इस लाइन को समझते हैं। ये लाइन है हमारा स्कैनर स्कैन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में एक तरीका होता है, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू स्कैनर, उसके बाद फिर ये पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन करके लिखा जाता है। तो ये पूरा एक तरीका है बनाने का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक केवल इतना ही किया है, एक स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे केवल केवल एक ही काम किया कि ऑब्जेक्ट बनाया है और कुछ नहीं इस लाइन में किया, स्कैन नाम का जो भी। क्योंकि हमें जावा में पता है कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट से ही चलती हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट से। तो ये इसलिए हमको
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से सारी चीज़ें हमको ऑब्जेक्ट से ही करनी होती है। बस आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना आपको समझना है कि हमने यहाँ पे एक स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब फिर इसमें आपको देखना है कि जैसे मैंने एक मैसेज प्रिंट करने के लिए ये लाइन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी प्रिंट लिखा है, प्रिंट एल एन भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। अब जैसे आपको लिखना हो थोड़ा सा चेंज होता है, उसको हम कभी बताएंगे प्रिंट एल एन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, बट मैसेज दोनों प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन को मैंने लिखा है मैसेज प्रिंट करने के लिए। और इसमें मैसेज में क्या है, इसमें जो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जो मैसेज हमको प्रिंट करना हो इतना पूरा लिख के इसके और पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स में जो हम लिखेंगे वो मैसेज स्क्रीन पे यूजर को जब वो प्रोग्राम रन होती है तो दिखाई पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटर एज, ये पूरा मैसेज यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैसेज यूजर को दिखाई पड़ेगी जब वो प्रोग्राम को रन करेंगे। तो वो क्या करेंगे, अब कोई वैल्यू जैसे मैसेज उनको ये मिला तो वो क्या करेंगे, प्रोग्राम को वो कुछ वैल्यू इंटर करने की कोशिश करेंगे। तो अब जब यूजर को हमने खुद से एक मैसेज दिया कि आप एक अपना एज इंटर करें या फिर एज इंटर करें, तो एज इंटर करेंगे तो हमको जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको एक इनपुट लेने के लिए कुछ बनाना होगा जिससे हम इनपुट को स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल, एज नाम का वेरिएबल बनाया जो इन टाइप का है। अब देखो इसमें एज नाम का ये वेरिएबल है जो कि इन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने ये किया है कि एज नाम का वेरिएबल इन टाइप का बनाया है, और उसमें जो है वैल्यू क्या स्टोर कराई है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसका मतलब ये होता है, ये लाइन होती है सिस्टम से कोई भी इंटीजर वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए, और यहाँ पे इतने का मतलब ये है कि एक इनपुट ये ले लेगा और ये आउटपुट में वो हमारे इस वेरिएबल में, एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये कीबोर्ड से एक वैल्यू इनपुट लेगा इस ये लाइन, और ये एज में स्टोर करा देगा। बस इस लाइन का इतना सा मतलब है। अब जब ये वैल्यू जो कीबोर्ड से इनपुट हुई वो एज नाम के वेरिएबल में आ गई, तो अब फिर हम इस इफ स्टेटमेंट पे आते हैं। अगली लाइन मेरी इफ स्टेटमेंट है। अब इस इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। इफ स्टेटमेंट बेसिक वर्क ऐसे करता है कि जैसे इफ लिखा हुआ है तो ये करता ये है, इफ के बाद एक पैरेंथेसिस लगा होता है जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है। तो इफ में स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा स्टेटमेंट है जो पैरेंथेसिस के अंदर है। तब इस स्टेटमेंट को अब इफ क्या करता है, पहले ये स्टेटमेंट चेक करता है कि अगर ये स्टेटमेंट सही पाई जाती है तो इफ के अंदर के ब्लॉक को रन करेगा, नहीं तो ये नहीं रन करेगा इस स्टेटमेंट का। अब देखिए इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि ये इफ है, उसके बाद वाला जो कोड है ये इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में आता है, ठीक है। इसी से जस्ट इसी के बाद वाली लाइन, जैसे इफ वाली लाइन ये है, इसके बाद वाली लाइन तभी रन होगी जब ये इफ स्टेटमेंट सही होगा। अगर ये इफ स्टेटमेंट नहीं सही होगा तो ये लाइन ना चल के ये लाइन स्किप कर देगा, फिर कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे मेरा क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ से अब प्रोग्राम को इंड कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, एक मैसेज चला जाएगा यूजर के पास कि प्रोग्राम ये हमारा इंड हो गया, ठीक है। और फिर स्कैन डॉट क्लोज, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लोज करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये सारी कोडिंग है। अब इसका लॉजिक ये है कि अगर यहाँ पे ये लॉजिक हमको थोड़ा सा समझना है, इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लॉजिक यूज हुआ है। अब बात ये है, यहाँ पे एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसको समझ लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर ये वैल्यू जो होती है दो टाइप की होती है, या तो ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है रिलेशनल ऑपरेटर, या तो फॉल्स। अब यहाँ पे कब ट्रू रिजल्ट रिजल्ट रिटर्न करेगा, कब फॉल्स, वो कंडीशन डिपेंड करती है कि यूजर एज की वैल्यू क्या इंटर किया कीबोर्ड से। जो भी एज की वैल्यू कीबोर्ड से इंटर किया यहाँ पे एज में आके स्टोर हो गया। अब अगर वो 16 मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटर किया, तो क्या होगा, यहाँ एज की जगह पे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 18,
तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 16 जो है वो 18 से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये फिर इसके नेक्स्ट वाली लाइन ये वाली रन नहीं होगी, और कर्सर हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोग्राम इन दिखा देगा। और अगर मान लीजिए यूजर ने इंटर किया, मान लीजिए 19 इंटर कर लिया, तो 19 इंटर किए करेगा तो ये यहाँ पे एज नाम के जो वेरिएबल है इसमें 19 आ गया, और यहाँ पे अगर 19 आ गया तो यहाँ पे भी 19 आ गया एज की वैल्यू, क्योंकि एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। तो 19 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 19 यहाँ पे हो जाएगा तब। तो अगर यहाँ 19 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 19 हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गई, क्योंकि 19 जाहिर सी बात है 18 से बड़ा होता है। तो अगर जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो तुरंत इसके जस्ट बाद वाला ब्लॉक या फिर कोड ये रन हो जाएगा। ये कोड जब रन हो जाएगा तो ये लिख देगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला, ये कैंडिडेट इज कैनोट। तो अब यही था बेसिक प्रोग्राम। अब हमने तो आपको एक बार समझाने का प्रयास किया, आप देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं, और फिर और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे।